मैरिड कपल्स भी मैंने बहुत देखे हैं, वो पूरे दिन बेस्ट वर्जन अपना बाहर देते हैं, बट जब भी घर आते हैं तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड लोग रिलेशनशिप्स को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों समझते हैं? कि रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए ना कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. सो आई डिवाइड इट इन 3 थिंग्स: लॉजिक, लव एंड लस्ट. रिलेशनशिप में होते हुए भी अगर बाहर किसी को सर्च कर रहे हैं, देन इजंट इट कॉल्ड चीटिंग? Dr. John Gottman says this very beautifully. 69 to 70% of the conflicts in a couple are actually, the ratio is going to be same. रिलेशनशिप में कब इम्पोर्टेंट होता है, वो कौन सा एक रेड फ्लैग होता है, लीव दिस रिलेशनशिप और लीव दिस पार्टनर? कि तुम्हारी चलो चीटिंग मेंटालिटी नहीं है, छुपाने वाली मेंटालिटी आ गई है. बट देन द नेक्स्ट पार्टनर इज नॉट एबल टू ट्रस्ट कि ये सच में चेंज हुआ है या नहीं. Most women are also not aware about that. They think they are right. 100%, you are right. But just because you are right, does that solve your relationship? Welcome everyone to yet another episode of the Gargi Arya Show, a show to help you live and design a life and a business that you can be proud of. And today we are back with yet another very powerful guest. And you know what? I'm sure that you have seen him on Instagram. He's such a great coach. He's such an amazing person. If you are going to listen to this podcast, it's all going to be around relationships. And he's none other than Jaskaran Singh, the only India's leading relationship coach who has turned from CA into a relationship and dating coach for men. And he is on this beautiful mission to impact more than 1 million lives of men to keep their soulmates, not just to find them, but actually keep their soulmates with them on earth. So welcome Jas sir for the podcast, on the podcast. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you so much for inviting me. How are you feeling? I am great. Amazing. Good to be Great. here. Yes, so first of all, I just want to understand how exactly did this story of you started, कि आपने कब सोचा कि मुझे relationship coach बनना है? At first it started from my own heartbreak. I did not want to become a coach. मेरे को ये सब कुछ नहीं करना था. मेरे को अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी. मेरे को नहीं पता था कि ये लोगों की प्रॉब्लम है कि नहीं. मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, जो एक टिपिकल एवरेज यंग मैन की होती है कि रिजेक्ट हो जा रहे हो, बात नहीं करनी आ रही, कोई लड़की पहले लाइक कर रही है, फिर तुम बातें करना शुरू कर देते हो, फिर एकदम से डिसलाइक करना शुरू कर देती है. तो ये गेम चल क्या रही है? सो मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हुए, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि शायद मेरे में ऐसा इतनी बड़ी कोई कमी नहीं है. इट्स जस्ट द बिहेवियर जो मैं पोर्ट्रे करता हूँ. तो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी कि यार लड़कियों का दिमाग कैसे काम करता है, लड़कों का दिमाग कैसे काम करता है, रिलेशनशिप कैसे काम करता है, अट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी को. तो वहां से मैं बहुत सारी चीजें सीखने लग गया. देन आई वेंट एंड लर्नड अबाउट जेंडर इंटेलिजेंस. Then I met few of my mentors, Tony Robbins, John Gottman, John Gray. मैं बहुत सारी चीजें बहुत एडवांस लेवल पे सीखने लग गया. मैं सिंगल होता हुआ रिलेशनशिप के बारे में सीखने लग गया. जब मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड आई, मैं मैरिज के बारे में सीखने लग गया. मतलब मैं एक स्टेप आगे ही सीखने लग गया चीजें. तो मेरे पास, आई डिड नॉट गेट मैरिड. आई स्टार्टेड रियली लर्निंग अबाउट मैरिज बिफोर गेटिंग मैरिड. अभी करंटली तो मैं पिछले 4 साल से शादीशुदा हूँ. यू नो माई वाइफ एज वेल. बट उसके पहले से ही मैं शादी के बारे में सीख रहा था कि शादी क्या होता है, क्यों डाइवोर्स होते हैं, क्या होता है. सो where did this passion come from? It comes from the mess of my personal life. I tried to convert it into a message. Right. So वो वाली चीज है. अब वो मेरी लाइफ में यही होना था, मेस और ऐसे ही करना था. Some things are not in my control. Some things are God given. Some things are grace. Right. So I believe that also. But I became a CA because my father was a CA. And I liked studying. तो ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती पढ़ता था. बट जब CA बन गया उसके बाद आई काइंड ऑफ फेल्ट लॉस्ट कि मेरा रियल पर्पस एंड मिशन क्या है. एंड धीरे धीरे लोगों ने मेरे से डिमांड करनी शुरू कर दी चीजें कि ये क्रिएट कर दो, ये सिखा दो. तो 1-to-1 फ्री कोचिंग से पेड कोचिंग, फिर वहां से कोर्सेज बनाने शुरू कर दिए. एंड धीरे धीरे I realized कि maybe this is something to be done and pursued as a passion and converted into a profession. तो पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ. 3 साल मैं अपनी जॉब के साथ करता था and almost 5+ years से I am doing this full time. Okay, so how does it feel to be on this amazing mission? स्टार्टिंग में मेरा सिर्फ छोटा सा टारगेट था कि मेरे को 100 लड़कों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है. बट आई एम glad to share this with you
that I have already touched through my workshops and trainings more than 50,000 people. Okay, amazing. So it feels really amazing, surreal. I never thought about it. मेरे लिए तो किसी दूसरे इंसान को हेल्प करना जो मेरी सिचुएशन से गुजर रहा है, दैट वाज द ओनली थिंग. तो मेरे को अंदर से ऑनेस्टली गुस्सा आता था. कोई लड़का जो अच्छे से बात नहीं कर रहा या फिर उसका एक पोटेंशियल है लेकिन वो फुल पोटेंशियल पे उसको लव लाइफ को अपनी क्राफ्ट नहीं कर पा रहा, सोलमेट डिजाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको लगता है सोलमेट हेवन से गिर के आएगी जब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब लगेगी. बट ऐसा होता नहीं है. यू नीड टू डिजाइन दैट रिलेशनशिप ऑन अर्थ. दैट्स व्हाई माय टैगलाइन इज I help you find and design your soulmate on earth instead of waiting for the heaven. So वो वाली चीज है. अब धीरे धीरे so many people started loving me, respecting me, and you know, actually getting the transformations. So I feel very surreal. Every single day I wake up, I have a mission, I have something to serve beyond myself. Amazing. And like you really inspire me a lot. When I first heard about you on Instagram, फिर मैंने जब आपको FBR में देखा, it was like a dream come true moment, to be very honest, because I think relationships एक ऐसा topic है जो लोगों ने बहुत complicate कर दिया है, and they really don't understand the, you know, crux of why exactly a healthy relationship actually works. So I just want to understand the next thing about relationship. Healthy relationship exactly क्या होता है, and लोग relationships को इतना complex क्यों समझते हैं? Relationships को, अच्छा, दो questions हुए. पहला, I will answer the second question. कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए ना कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. अगर गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हारे को पेट्रोल लगेगा, सीट लगेगी, टायर लगेंगे, उसका चेसिस लगेगा, इंजन लगेगा. तो ऐसे ही रिलेशनशिप को चलाने के लिए देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स. सो आई डिवाइड इट इन 3 थिंग्स: लॉजिक, लव एंड लस्ट. लस्ट का मतलब ये नहीं कि हवस की तरह तुम लड़के जो पीछे पड़े रहते हैं लड़कियों के. लस्ट इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना. इट्स अ रिप्रोडक्टिव एनर्जी दैट यू हैव, अ सेक्सुअल एनर्जी दैट यू हैव. सो लॉजिक मीन्स द माइंडसेट, द बिलीफ सिस्टम, द गोल्स, द वैल्यूज. ये क्या है? ये लॉजिकल फ्रेमिंग है तुम्हारे ब्रेन की कि तुम्हें लाइफ में, फ्यूचर में क्या करना है. सो लॉजिक लेवल पे अगर तुम किसी के साथ मैच नहीं कर पाते हो, यू माइट हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर देम, बट दे डोंट रियली कनेक्ट विद यू. क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है कि यार इसको इस डायरेक्शन में जाना है, मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है. तो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड इज लव. कभी कभी क्या होता है कि लॉजिकली तुम फ्रेंड जोन हो जाते हो, बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है तुम्हारा, बट फीलिंग नहीं आती, समझ नहीं आता, कोई केयर नहीं है एक दूसरे की. ऐसा लग रहा है दिमाग में अटके हुए हो दोनों. There is no heart involved into the whole thing. There is no bond. There is no care beyond yourself. And third is the lust. That is the sexual attraction, the physical attraction you have. कि friendship is very important in a relationship, but that is only 33% of the game. The whole 33% is actually the physical attraction that you have. ज़रूरी नहीं है कि you need to look a certain way, this, that. No, it's all about your personal choice. Attraction is not your choice. Right. ठीक है? It is not something कि भाई मैं इससे अट्रैक्ट नहीं होंगी, मैं इससे होंगी, ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट सम थिंग्स नेचुरल एंड सम थिंग्स कम्स फ्रॉम योर पास्ट कंडीशनिंग. तुमने किस टाइप के लोगों को देख रखा है और तुम किससे अट्रैक्ट होते हो. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी तुम लड़ाइयाँ करोगे, शादी के बाद कुछ पंगे होंगे, रिलेशनशिप्स के बाद टॉक्सिसिटी होएगी, एंड अट्रैक्शन मेक्स यू गो थ्रू इट कि चलो एटलीस्ट तो हॉट है. सो दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग. सो अल्टीमेटली दीज 3 थिंग्स आर रियली मस्ट टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क. Now relationships, situationships and complicated क्यों बन जाते हैं? इन तीनों में से एक कंपोनेंट मिसिंग होगा. तुम कोई भी सिचुएशन उठा के देख लो, मान लो बहुत केयर है, फिजिकल अट्रैक्शन है, माइंडसेट मैच नहीं होता. क्या इसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं लोग. ओ यार मेरे ना बिलीव्स नहीं मैच हो रहे इसके साथ, हॉट बहुत है ये बंदा. या फिर मेरा माइंडसेट, गोल सब कुछ मैच हो गए एंड यू हैव फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन, बट केयर नहीं करते एक दूसरे की. फर्क नहीं पड़ता. क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, इन्हीं को फ्रेंड्स विद बेनिफिट बोलते हैं. मान लो यू आर ग्रेट फ्रेंड्स विद समवन, माइंडसेट मैच हो रहा, ड्रीम्स मैच हो रहे, वैल्यूज मैच हो रहे हैं, एंड इमोशंस बहुत है, बट अट्रैक्शन में कुछ दिक्कत है. आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू अदर पीपल. क्या इनको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं? इनको शादी बोलते हैं. सो शादी में ज्यादातर यही होता है कि यू लूज अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पार्टनर. सो इनमें से कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होता है, वन और मल्टीपल, यू स्टार्ट कॉलिंग इट अ सिचुएशनशिप.
कोई फ्रेंड जोन में घुस गया, कोई फ्रेंड्स बेनिफिट में घुस गया, कोई बोर हो गया है अपने पार्टनर से. बट इट इज सिंपली कि तुम गाड़ी चला रहे हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ही मिसिंग है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही, या फिर वो घिस घिस के चल रही है, या फिर पेट्रोल की जगह डीजल डाल चल पड़ेगी, खराब हो जाएगी बहुत जल्दी. That is the answer to the second question. What was the first question? The first question was about What was a healthy good relationship and healthy relationship? Hmm. So I think it is related to that only कि भाई अगर तीनों कंपोनेंट होंगे तो हेल्दी रिलेशनशिप भी होगा जिसके अंदर हेल्दी मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स है. Exactly. And I think मतलब I have heard this for the first time and you are really right, क्योंकि ये situationships लोग relationship के साथ साथ भी they are going on. So you know, like I want to understand the next part about situationships, कि relationship में होते हुए भी अगर कोई सामने वाला इंसान अगर बाहर किसी को search कर रहा है, then isn't it called cheating? It is a cheating mentality obviously. अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो एंड तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, so instead of looking outside, you know, Dr. John Gottman says this very beautifully. He's one of the biggest love lab करके. He is a scientist of relationships where he has researched on this from the past 40 years. He, I think, currently is 80 plus. So he said one thing, that 69 to 70% of the conflicts in a couple are actually, the ratio is going to be same in every relationship. So let's say I am in a relationship with a girl. अभी मेरे अंदर उसके साथ एक 70% चीजें मिसमैच है, चाहे वो पर्सनालिटी मिसमैच है, चाहे वो गोल्स मिसमैच है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि मेरे को कंपैटिबिलिटी के लिए कितना परसेंट चाहिए था, 33%, तो 30%, तो बाकी हर चीज थोड़ी मैच हो जाएगी. सो बाकी चीजें मिसमैच है. These are perpetual conflicts. These are gridlocks in every relationship. Now, यार ये मिसमैच है, मेरी एक्स ही बढ़िया थी, या कोई और लड़की, अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन तुम ऑफिस जाते हो, ऑफिस में कोई लड़की है वो बड़े प्यार से बात कर रही है, बट मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा गुस्सा करके बात करती है, तो जो प्यार से बात कर रही होती है उसकी तरफ तुम ड्रॉन होते हो. बेसिकली यू गेट ड्रॉन for all those feelings your current partner stops giving you. Right. But the biggest problem is when you actually go to them, then you will realize the reality कि जो 70% जो ratio है is going to be the same. Problem same नहीं होती, problems एक different set of problems वहां पे निकलेंगी. तो वहां पे शायद वो प्यार से बात कर रही होगी, यहाँ पे चलो ठीक है कोई ना कोई resentment है इस बंदी की, इस वजह से तुमसे प्यार से बात नहीं कर रही, but she is very inspiring and aspirational, and वो बिल्कुल निकम्मी है. Yes. So you see the difference. So you will see, he will find a different set of problems there. But वो जो intensity है, वो उसकी उनकी रिसर्च में पता चले कि 68 to 69%, 70% वो इंटेंसिटी या फिर वो जो रेशो है हर रिलेशनशिप में सेम ही रहेगी. तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट प्रॉब्लम. फिर तुम कंपेयर करोगे कौन सी ज्यादा बढ़िया प्रॉब्लम थी. इट्स लाइक इफ समवन आस्क यार व्हिच इज अ बिगर प्रॉब्लम, लूजिंग अ लेफ्ट लेग और राइट आर्म. ये क्या फालतू क्वेश्चन है. तो ऐसे ही फालतू क्वेश्चन होते हैं. वो ज्यादा बढ़िया प्रॉब्लम है कि ज्यादा बढ़िया प्रॉब्लम है. If you understand and become a master of relationships, then you can make most of the relationships work. Average relationship को तो soulmate बना दोगे. If you are a disaster, you can make a soulmate relationship into a disaster. So true. So you know, like यहाँ पर I also want to understand, अभी जैसे बहुत सारे girls में generally ये होता है कि they are very much emotionally, you know, वो एक need होती है कि emotional availability उनको चाहिए. But I have seen in relationships, whoever comes to me or whoever talks to me ऐसे clients wise, तो generally क्या होता है कि man pushes away from that emotional availability and the woman is like chasing it. तो यहाँ पर भी problem उनको दिख रही है, यहाँ पे मे बी वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं या फिर मे बी उनको डिस्टेंस पसंद है. सो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल थिंग गोइंग ऑन इन वुमेन एंड मेन एंड हाउ टू डील विद दिस? This has come from our evolution, because a typical male energy actually wants freedom more than connection. Yes. Do you agree? Yes, agree. A typical female energy, a feminine energy, wants connection more than freedom. Right. And this has always been the case since 10,000 years ago. We were hunters and gatherers.
कि जब कोई हंट करते थे, अब लोग बोलते हैं कि यार लड़कियां भी हंट करती थी. दैट्स व्हाई आई सेड masculine and feminine energy. Can a girl have masculine energy more than feminine? You will see so many girls like that today. Can a girl have feminine energy more than masculine, or can a guy have more feminine energy than masculine? Yes. So a typical masculine energy would always go towards freedom. क्योंकि ज्यादातर लड़के ऐसे होते थे जिसकी वजह से if you see most men, they're always wanting their own freedom, their own space. But I will also say कि I have seen opposite cases also, where a guy has more feminine energy and the girl has more masculine energy, जहाँ पे लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है. You will see so many cases like that also, where the girl is asking for more space. Exactly. When the girl wants her own time because she's in her masculine energy. Now, kabhi you are in a particular energy in response to the partner you are with. वो लड़की फेमिनिन बन जाती है जब उसके सामने कोई मैस्कुलिन बंदा आ जाता है. वो लड़की मैस्कुलिन बन जाती है जब उसके सामने कोई चिंदी बंदा आ जाता है. Right. जब कोई इनसिक्योर होता है और तुम एक अलग एनर्जी में अटक गए हो जो तुम्हारी नेचर नहीं है, सो द गर्ल हैज टू बी द ऑपोजिट. हो ही नहीं सकता तुम सेम एनर्जी के हो. इफ यू बिकम सेम एनर्जी पर्सन इन अ रिलेशनशिप, यू विल लूज ऑल पोलैरिटी. पोलैरिटी मतलब जैसे कि प्लस माइनस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो मैग्नेट्स, दो सेम साइड के मैग्नेट्स चिपकते ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो तुम, तो यू विल लूज द पोलैरिटी. बूम, ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है उसके पूरे रिलेशनशिप में. बिल्कुल फ्रेंडशिप रह गई है. एंड जो थर्ड लेवल जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो जीरो हो गया है, बल्कि नेगेटिव जाना शुरू हो गया. सो यू ऑलवेज सी नेचुरली, नेचर ही ऐसी होती है रिलेशनशिप की, दैट द गर्ल और द गाय, द ऑपोजिट पर्सन reacts to your personality. Okay. So if the girl is becoming very masculine बचपन से लेके अब तक, is because these are the type of men she's attracting, feminine. And maybe these men make her feel comfortable but not alive. The moment she finds a guy who's masculine, he might have hurt her. So she gets scared of these type of men. Hurt her not physically, but emotionally. He was not available for her, this, that. And because of the society, she became very masculine. Because of that, bachpan se, she has been attracting these type of men who are making her more and more masculine. And society ka pressure le rahi hai wo, itna kuch. The moment she realizes this is the problem, she starts dissolving. Because masculinity, femininity is not a real personality. It's a mask you wear. हमारी रियल पर्सनालिटी तो तुम्हारी कोर पर्सनालिटी है, जो जब तुम बच्चे थे तब क्या थी. जब तुम सेफ फील करते हो 100%, तब क्या होते हो तुम. Do you become masculine or feminine? That is your real personality without all the mask. So people start wearing mask just to survive in the environment. This is not an existential reality. मेरे को पता शायद थोड़ा डीप हो जाएगा बहुत जल्दी लोगों के लिए कि क्या बोल रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. कि मास्क पहन के जब तुम मास्क रिमूव करोगे, लोगों को लगता है यार मैं तो मैस्कुलिन हूँ, मैं समझ गई हूँ, बट मैं अपने आप को फेमिनिन कैसे बनाऊं. बनाना क्या है, मैस्कुलिनिटी का मास्क उतारना शुरू कर दो. क्यों ये वायरिंग हुई, क्यों ये कंडीशनिंग हुई. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, देन यू विल रियलाइज व्हाट आर यू फ्रॉम विद इन. It might feel uncomfortable in the starting, but the aliveness that you are going to feel, not the comfort, aliveness, that you're alive in this relationship, that only happen once you really come to your core. And then you will see, you will start attracting a different type of person. Right, like this is such a बलवान moment, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन का मैंने सुना है, लाइक पढ़ा भी है, बट कभी इस वे में नहीं सुना है कि रिलेशनशिप्स में हाउ पीपल अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ अपोजिट जेंडर्स. Amazing, thank you for mentioning that point. So now, you know, just a personal question, how do you work on your energy level, because every single time it's like booming energy. I have my own schedule. It's not like I am like this every day, but whenever I am down, I'm always analyzing why is it going on, because something might be bothering me. And बहुत अपने साथ में पेन पेपर लेके, अभी करंटली तो मैं I love Excel sheets,
सो मैं लैपटॉप में एक्सेल शीट खोल के बैठ जाता हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि क्या है, कैसा ऐसा स्केड्यूल बनाऊं मैं जो मेरे एनर्जी को पम्प्ड अप रखे। तो आई डोंट बिलीव इन कि सुबह उठ के मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं कोई लैपटॉप नहीं देखता, कुछ नहीं, कोई ईमेल किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा होता। इट इज़ बेसिकली द 1 hour आई स्पेंड विद माई सेल्फ, आई कॉल इट आवर ऑफ पावर। सो सुबह उठते ही आई गो आउट फॉर अ वॉक, आई लिसन टू समथिंग एंड आई एम रनिंग, आई एम एक्सरसाइजिंग अपने घर पे। अभी मैं ज़्यादा जिम विम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अपने ही हिसाब से एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, मेरा अपना स्केड्यूल बनाओ। एंड आई मेडिटेट। तो मेरा 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही चलता है, फिर मैं नहाता हूँ, फिर और तब तक मैं कुछ खाता भी नहीं, बस यही चलता रहता है मेरा। एंड मैं इसके अंदर कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टाग्राम तो मैं शाम को 6 बजे के बाद चलाता हूँ। मैं चलाता ही नहीं एक्चुअली, तो मैं बिल्कुल सुबह से लेके 6 बजे तक स्ट्रिक्ट मना है। इंस्टा ये सब चक्करों में पड़ता नहीं मैं। और व्हाट्सएप भी मैं कोई बहुत अर्जेंट कुछ होगा, कुछ वर्कशॉप वगैरह तो मैं खोलूंगा, अदरवाइज नहीं। सो मेरी एनर्जी को मैं प्रोटेक्टेड रखता हूँ। रात को जब भी मैं सोता हूँ, आई वुड ऑलवेज हैव 10 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। अब दिमाग में ऐसा आएगा कि यार ऐसा तो 10 चीजें हुई भी नहीं मेरी पूरे दिन में, बट फाइंड द स्टूपिडेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट थिंग कि यार आज मैंने वो कबूतर देखा था, बड़ा सुंदर था वो। The moment you start being grateful for 10 things before sleeping, just in your head. If you want to write good, I don't write. I just think while sleeping. In your subconscious mind, when you are in a theta wave, something like that. तो वो मेरे subconscious में घुस जाता है. And every single thing you're grateful for, notice your heart. Something will resolve. ऐसा लग रहा है कि सारी मेरी ना कुछ heal हो रहा है, मेरा कुछ ना जो tightness से सो रहा था वो सब heal हो गया है. And 10 things, why not 3 things? 3 things से कुछ होता नहीं है. I go for 10, क्योंकि मेरा ब्रेन इतना सोचता है कि भाई मेरे को 20 मिनट लग जाते हैं सोचने में ही. But इतना heal होके I sleep like a baby. So I sleep good, I wake up. किसी पर्टिकुलर टाइम पे उठता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. अलार्म वाला मैं बिलीव नहीं करता. I believe in pillow talk. मैं बोल देता हूँ मेरे को 8 बजे उठा दियो. तो मैं उठ ही जाता हूँ 8:15 बजे. तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को. तो स्टार्टिंग का स्केड्यूल एंड सोने का स्केड्यूल अगर ये सेट कर लोगे, you will have crazy level of energy upgrade. So it's like how you wake up and how you sleep at the end of the day. Yes, and पूरे दिन में भी obviously क्या करते हो तुम? अभी मैं Instagram चलाता रहूंगा तो it will suck my energy. Exactly. Screens are going to suck your energy. And specifically when random scrolling is going to suck your energy. Most people think, oh, it is something medical, पे चेकअप करवा लेते हैं. बट एक्चुअल में उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा था वो इंस्टाग्राम इतने सक कर रहा है उनका एनर्जी कि उनको डोपामिन एडिक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से होता है. तो इट हैपेंस विद मी एज वेल. सो आई जस्ट स्टैंड गार्ड्स टू द डोर्स ऑफ माय ओन बॉडी एंड माइंड. Amazing, great. So like I just had this one question also कि relationship में कब important होता है, वो कौन सा एक red flag होता है, क्या red flags आते हैं जब आपको लगता है कि now I need to step ahead and I need to leave this relationship or leave this partner. You're talking about कि when to decide to leave a relationship or red flags? Red flags भी और मतलब कुछ ऐसा moment जो आपको लगता है normal है but वो normal नहीं है relationship में. So one thing is cheating obviously. अब cheating में you don't have to wait कि तुम्हारा partner जाके किसी के साथ सच में cheating करके आए या physical होके आए. You have to also see their mentality. कि क्या वो किसी लड़के या लड़की के साथ मैसेज कर रहा है, कर रही है और उसके बाद वो डिलीट मार देते हैं. तो शायद उन्होंने कोई चीटिंग की ना हो, शायद ऐसा हो गया हो कि यार अब कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि मान लो वो लड़का फ्लर्ट कर रहा था, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही थी, बट अगर मेरा बॉयफ्रेंड ये देख लेगा तो उसको बुरा लग जाएगा. तो यार इन चक्करों में पड़ते ही ना डिलीट मार देते हैं. बट ये मेंटालिटी भी गलत है ना कि तुम्हारी चलो चीटिंग मेंटालिटी नहीं है लेकिन लाइंग मेंटालिटी आ गई है, छुपाने वाली मेंटालिटी आ गई है. तो एक अगर तुम ग्राउंड को उस लेवल पे फर्टाइल कर दोगे तो वहां पे वो चीजें उगनी शुरू हो जाएंगी, एक टाइम पे तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा और तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी. ऑल दीज पीपल हु चीट, यू आस्क देम व्हाई डिड यू डू दैट, यार आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. इट इज नॉट लाइक मैंने ये प्लान किया फिर ये होगा, आई डोंट नो यार समथिंग हैपेंड. बिकॉज उनको भी रियलाइज नहीं होता कब क्या हो जाता है. तो इसकी बजाय जस्ट कीप नोटिसिंग कि तुम्हारे अंदर ही ये मेंटालिटी तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते बट वो फंस जाते हैं, नहीं करना चाहते ड्रग्स, फंस जाते हैं. सो चीटिंग इज लाइक दैट. दे डोंट रियली वांट टू, दे एक्चुअली वांट टू लव देयर पार्टनर बट समहाउ
उसके भी सोल्यूशन होते हैं। एंड अगर तुम्हें इस पार्टनर में दिक्कत दिख रही है, सो हैव अ कॉन्वर्सेशन। नहीं सुधर रहे वो, देन यू नीड टेक अ स्टैंड एंड लीव, बिकॉज यू आर वेटिंग कि चलो चीट तो नहीं किया। No, you need to start respecting yourself and leave this relationship because this will anyways happen. उस टाइम पे छोड़ना बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा तुम्हारे लिए. So that is one red flag. Second है obviously red flag कि भाई physically abusive हो गए हैं. लड़के तो छोड़ो, अब आजकल तो लड़कियां हो गई हैं. I have few students of mine जिन्होंने बोला कि मेरी past कोई ex थी, कोई toxic थी. She used to beat me. And वो रोता था. He has a feminine energy now. तो रिवर्स होगी एनर्जी, वो मैस्कुलिन थी, तो उसको थप्पड़ थप्पड़ मारती थी, रोती थी, गालियां देती थी, अब्यूज करती थी. लड़कियां अब्यूसिव हो गई हैं, लड़के तो होते ही हैं. सो व्हेन यू हैव एन अब्यूसिव पार्टनर, अभी कभी कभी क्या होता है कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना बड़ा मस्त था, तो वो ना गाली दे के बात करते थे एक दूसरे से, क्योंकि वो फ्रेंड जोन से रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुए थे. तो वो ऐसे ही बात करते थे, उनको लगा ऐसे ही बात करता हूँ मैं अपने सबसे ही, तो वो भी मस्त बंदी बन गई. अब वो उसने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन की 4 साल पहले. अब मैं ऐसे बात ही नहीं करता, ना मैं टॉलरेट करता हूँ. और मैं जब उसको चीजें सिखा रहा हूँ, उसको और चीजें समझ में आ रही है कि ये तो अच्छी चीजें होती नहीं है. गाली वाली देना है तो लो वाइब्रेशन वर्ड्स हैं, उनको सारी चीजें. अब श्रुति आ गई, उसकी वजह से वो भी मेरे स्टूडेंट्स को कोच करती है, तो उसका दिमाग चेंज होना शुरू हो गया, वो बहुत पॉजिटिव हो गया. उसकी बंदी तो नहीं हुई ना, तो उसकी बंदी अभी भी गाली दे के बात करती है. अब उसको वो गाली पहले गाली नहीं लगती थी, पहले सिर्फ लगता था कि यार दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग, बट अभी उसको गाली लगती है. तो अब उसको लगता है कि यार ये आउटग्रो होके कर गया, तो मैं इसको चेंज कैसे करूं. तो मैंने बोला नहीं कर सकते, यू कैन ओनली मेक देम अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. मैं तो ऐसे ही बात करूंगी तेरे से, मैं 8 साल से कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगी. और वो कंटिन्यूअसली दिए जा रही है. एट द एंड ही लेफ्ट हर. वो पागल हो गई, पीछे पड़ गई उसके, 1.5 साल तक चेज करती रही उसको. क्यों? क्योंकि you don't want to change. If someone outgrows the other person, then naturally the relationship goes. And जिस दिन ये लोगों को समझ में आएगी, उस दिन बहुत लेट हो जाता है. That's why me and my wife, we are always pushing each other, but we don't outgrow each other. We take the person with you. कि अच्छा, मेरा अगर इंस्टाग्राम बढ़िया चल रहा है, तू भी चला. मेरे 100 के होके तू भी कर. सो यू आर ऑलवेज पुशिंग ईच अदर, कि कोई भी एक दूसरे को कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है पार्टनर्स के अंदर, और कोलैबोरेशन ज्यादा होनी चाहिए कि यार वी आर गोइंग टू टेक द होल फैमिली, नॉट जस्ट आई एम प्रूविंग माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट, एंड पीछे रह गए सारे लोग. क्यों? पेरेंट्स भी हैं, फ्यूचर में कोई बच्चे भी होंगे. यू नीड टू टेक द होल फैमिली टुगेदर. ये माइंडसेट एज अ सिंगल पर्सन अगर तुमने बना लिया, then you'll always take your friends, you'll always take people with you. Question is, can you take everybody with you? No. There are some people who just wants to be there. उनका कुछ नहीं कर सकते. Love them from afar. Take people who want to be there with you. So that is one thing. Outgrow करना and abuse करना, ये 2 चीजें और हो गई हैं. I think these are the 3 biggest red flags because of which you need to look other way. Right. अमेजिंग. एंड लाइक अभी जब आप बोल रहे थे, तो आई जस्ट गॉट दिस वन मोर थॉट कि समटाइम्स ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिलेशनशिप में. लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 पीपल आर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड मे बी स्टार्टिंग से जो एक पर्सन था, लाइक जो पार्टनर्स थे, दे वर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, ओनली इट वाज वन साइडेड एफर्ट. एंड फिर धीरे धीरे करके लाइक वो इतनी बार हुआ कि सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे, तो समटाइम्स पीपल ऑल्सो गो कि ये कभी डाल ही नहीं सकती या डाल ही नहीं सकता. एंड एकदम से देन दे चेंज, एंड एकदम से वो एक, या तो वो फियर से आते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, या फिर वो रियली चेंज होते हैं, बट देन द नेक्स्ट पार्टनर इज नॉट एबल टू ट्रस्ट कि ये सच में चेंज हुआ है या नहीं. सो हाउ डू वी डील विद दिस थिंग ऑफ ट्रस्ट? ये बहुत अच्छी बात बोली कि कभी कोई तुम इफ यू सी अ डायनामिक जहाँ पे एक इंसान दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है एंड दूसरा इंसान थोड़ा सा डिस्टेंट होता है, एक तो वही थ्योरी है कि उन दोनों में से एक कनेक्शन को ज्यादा वैल्यू करता है और एक फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू करता है. बट उसके अंदर भी फॉर एग्जांपल, एंड ये हमेशा ही तुम्हें मिलेगा डायनामिक, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स के अंदर ये डायनामिक मिलेगा. एक इंसान दूसरी चीज को वैल्यू करेगा अनलेस यू मेंटली लर्न इट. जैसे मी एंड माय वाइफ टीच पीपल, सो मी एंड माय वाइफ ऑल्दो यस हमारे अंदर वो डायनामिक है, बट इतना ज्यादा नहीं देखेगा, बिकॉज आई कैन स्विच
between freedom and connection. I can think नहीं, I need to give time to my wife. मैं बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा वाइफ कर रहा हूँ, मेरे को अपना काम करना है कुछ. So I can switch. Most people first of all are not even aware उनके साथ क्या हो रहा है. Yes. एक तो खुद के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर एक्सटेंड दैट द अवेयरनेस टू योर पार्टनर, कि तुम्हें अपने पार्टनर के बारे में अवेयरनेस नहीं है. तुम्हें लगता है कि वो जाहिल है, तुम्हें लगता है वो केयर नहीं करता, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये होता ही नहीं ऐसा कुछ. दे आर जस्ट लिविंग लाइफ वन साइडेड. उन्होंने कभी सीखा ही नहीं ये चीज. अब वो सीखते कैसे हैं? अभी श्रुति की कोई स्टूडेंट थी जो बोल रही थी कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरा हस्बैंड बाहर जाता है वापस आता है. यार कहती कि 6 महीने भी नहीं हुए हमारी शादी को, ही डजंट टॉक टू मी. बात ही नहीं करता मेरे से. आता है, कुछ काम करता है, मम्मी पापा साथ में रहते हैं, खाना वाना खाता है, अपने काम कमरे में बंद कर लेता अपने आप को, या फिर कुछ मतलब बात ही नहीं करता. एक वर्ड भी नहीं निकलवा सकते तुम मुझसे. सो क्या करना, छोड़ देना चाहिए. सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहली बात तो यू विल सी कि ओके इस टाइप का इंसान है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द जेंडर इंटेलिजेंस. अच्छा ये इस टाइप का इंसान है, अच्छा ये लड़का इस टाइप का है, अच्छा ये क्योंकि पेरेंट्स के साथ कंफर्ट जोन में, तो उसको पता ही नहीं चलता रिलेशनशिप में एफर्ट डालने चाहिए. सो श्रुति ने उसको एक अलग ही एक्टिविटी दी. कहती एवरी सिंगल डे राइट अ लव लेटर टू हिम एंड डोंट से एनीथिंग. क्योंकि वो जब भी आता था, वो इंस्टेड ऑफ एम्ब्रेसिंग हिम शी वुड ऑलवेज कंप्लेन. क्योंकि वो अंदर से भरी रहती थी सुबह से. आज मैं उसको मजा चखाऊंगी, आज तो इतना तेज बोलूंगी कि मैं चेंज हो जाएगा. बट इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस, लाइक कितना भी जोर लगाते रहो, सामने वाला उतना जोर लगाएगा ही. फिजिकली वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है वैसे भी, इमोशनली तुम्हारी वैसी बैंड बजी हुई है, तो तुम कैसे हरा दोगी? तुम हरा नहीं सकती, ऐसे नहीं हरा सकती गुस्से से. So you need to change the strategy. Most women are also not aware about that. They think they are right. Are you right? 100%. You are right. But just because you are right, does that solve your relationship? You are right. I understand that. He should give you efforts. But does that solve the relationship if you are right? You can be right in the divorce court also. What will it give you? Nothing. शायद वो बोलेगी एलिमनी मिल जाएगी आधी. बट शी सेड जस्ट राइट हिम लव लेटर्स एंड डोंट आस्क एनीथिंग. कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो टू ट्रिगर हिम. जस्ट सिंपली वेलकम हिम. उसको अच्छा लगता है पानी पूछ लो, ठीक है, एंड डू दैट फॉर 7 days. डोंट डिमांड एनीथिंग. तो वो उसने फिर टेस्टिमोनियल दिया 4 दिन के बाद. कहती मैं 3 दिन तक मैं देती रही, 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ. तीसरे दिन उसने मेरे से खुद आके बात की कि ये भी क्या चल रहा है, क्या फील हो रहा है, बता कहाँ जाना है. चौथे दिन वो बातें करने लग गया. 5वें दिन आके पहली बार उसने लाइफ मेरे को हक किया 6 महीने के अंदर. क्योंकि वो अरेंज मैरिज थी ऑब्वियसली, तो उसने कभी हग ही नहीं किया था, कुछ नहीं, सेक्सुअल एनर्जी तो भूल ही जाओ. तो ही हिमसेल्फ केम बिकॉज ही स्टार्टेड सीइंग हाउ मच द वाइफ वैल्यूज हिम. तो ऐसे करके क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी वाइफ की? नहीं. ईगो बेंड होगी? कुछ नहीं हुआ. बट शी गॉट व्हाट शी वांटेड एंड द रिलेशनशिप ग्रू. सो इफ यू चूज बीइंग राइट और बीइंग ईगोइस्टिक और रिस्पेक्ट, then you will go in a different direction. If you choose the collaboration, the partnership, the love, then you will go in a different direction. चॉइस नहीं कर पाते लोग. लड़की को लगता है मैं डिमांड इसलिए कर रही हूँ ताकि तू एफर्ट्स लगाएगा, ताकि हमारा रिलेशनशिप सुधरेगा. Right. But is she really choosing the relationship? No. She is choosing being right. बहुत सारे लोग फिर ट्रिगर भी हो सकते हैं बातें सुन के. Yes. But once you understand this, then you will realize it is actually not that difficult to make a relationship work. Choices are wrong.
Right, so true. मतलब even I am going, like I am in that state कि I can just listen to you again and again. So यहाँ पे I just want to understand one more thing, communication. जैसे अभी आपने बताया कि how this beautiful story came up. So sometimes communication में क्या होता है, आप communicate कर रहे हो अपनी problem, but maybe either of you or one of the partners is always playing the blame game कि you are the one who is doing this, you are the problem. एंड फिर वो इतनी बार होता है कि मे बी द पार्टनर्स ओनली स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, दे जस्ट बिकम सरफेस लेवल थिंग्स. सो हाउ डू वी डील विद दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इश्यूज? See, blame game is one of the biggest viruses of any relationship. Right. And it is not just the relationship, actually, it is also causing you to become negative in general. Like, if you are not successful in your life, you will blame. मैं इंडिया में हूँ, शायद इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हूँ मैं शायद यूएस में होता तो सक्सेसफुल होता. So they always have a belief system about why they don't have what they have. शायद all the good girls are taken and I am 28 years old. That is the reason why I don't deserve a good girl in my life. Right. And girls might think that too. कि men are all horny bitches. Girls think that. And because of that, what happens is उनको ऐसा लगता है कि यार लड़कों को तो एक ही चीज चाहिए बस, लड़के तो ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं. सो तुम जितना भी बिलीफ सिस्टम्स हैं तुम्हारे जिसकी वजह से तुम ब्लेम कर रहे हो, तो ब्लेम क्यों करता है? so that you can put your weight off your chest on something else. So you either blame someone else or you blame the situation, and people get into self blaming also. अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो उनको लगता है कि मेरे में कोई गलती थी, तो दे गो इनटू अ वेरी सेल्फ ब्लेमिंग गिल्ट जोन. तो ये 3 टाइप की ब्लेमिंग कर सकते हो तुम. तो जरूरी कभी कभी ऐसा होता है कि तुम एक्चुअल में पार्टनर्स को ब्लेम कर रहे हो, कभी कभी तुम सेल्फ ब्लेमिंग विक्टिम मोड पे चले जाते हो. मैं ही वो हूँ, मैं ही प्रॉब्लम हूँ शायद. सो ब्लेमिंग is like a virus which you never even realize, and everybody does that. It's not in a relationship. ठीक है, तो it is one of the horsemen, 4 horsemen of John Gottman. तो उसमें one of the thing is this. अब इसको solve कैसे करते हैं? First of all, क्योंकि ये 2 लोग नहीं कर रहे हो, sorry, एक इंसान नहीं कर रहा होता, दोनों कर रहे होते हैं. So it is easier to solve. अगर कोई मान लो for example कोई चीज कोई लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है एंड सामने वाला नहीं कर रहा, so it's difficult to change the other person. But जब तुम दोनों ही कर रहे हो, the only way it can change is once you start choosing the relationship again. When you choose the relationship कि let's deal with the problem instead of blaming. अब कोई मेरे को पूछेगा कि यार जब blame कर रहे होते हो, जब तुम fight, जब उस energy में होते हो, तो फिर वो कैसे choose कर पाओगे? It's okay. लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब तुम नॉर्मल हो जाते हो, यू स्टार्ट अवॉइडिंग दोज डिस्कशंस. तुम सॉल्व ही नहीं करते हो. सो जब तुम नॉर्मल होते हो, देन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर कि हे, लेट्स डू वन थिंग, कि नेक्स्ट टाइम वी हैव अ प्रॉब्लम, वी विल डू समथिंग डिफरेंट. आइदर वी विल नॉट इवन टॉक टू ईच अदर, वी विल राइट इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर. एंड आई टीच, मी एंड माई वाइफ टीच पीपल हाउ टू कम्युनिकेट बेटर. तो उसके अंदर यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद अ सॉफ्टनर. हार्श कॉन्वर्सेशन स्टार्टर और अ सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. हार्श कॉन्वर्सेशन स्टार्टर इज, मैंने तुझे इतनी बार बोला है कि गीला तौलिया यहाँ पे मत रख, क्यों नहीं सुनता तू मेरी? 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं. बट एक्चुअल में 1000 बार बोले नहीं होता, 5-6 बार बोला होता है. बट वी हैव अ हैबिट टू एग्जैजरेट एवरीथिंग इन आवर माइंड. Men and women both do that. Yes. So instead of that, you can always have a softener. कि baby, I asked you to do that, you didn't do that. तो या तो वो खुद कर लेती है बता के, या तो और कभी-कभी कोई husband को 10 काम दिए, उसने 2 कर लिए. So what you can do is for the next 1 week, always find what he's doing instead of finding what he's not doing. So the moment you replace your expectations, blame comes from you have an expectation, and because of that you start blaming the other person. When you replace your expectation with appreciation, when you start finding things कि 10 में से 1 काम करो, दूध का पैकेट ले आया,
क्या दूध था, मजा आ गया बेबी, तूने हाथ लगा दिया उस दूध के पे। अब ये सुनने में थोड़ी अजीब बातें लगेंगी, क्यों? क्योंकि वो लड़की ना चिड़ी हुई है पहले से। क्यों मैं करूं उसको रिस्पेक्ट? उसने मेरे को की, मेरी डिमांड्स मानी उसने। Does that solve your problem? Doesn't solve the problem ना. You are still choosing to be right. You're right. भगवान हो तुम, आगे बढ़े। तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही बोलते हैं, जब भी कोई लड़ाई होनी भी शुरू होती है ना, यू आर अ गॉडेस, यू आर राइट, एंड वो भी ऐसे ही करती है। वो कहते हैं तू राइट है, हम दोनों सही हैं, हम दोनों सही हैं, आगे बढ़। एंड वी स्टार्ट प्लेइंग, बीइंग प्लेफुल अबाउट इट। सबसे पहली चीज तो होती है अवेयरनेस। पीपल आर नॉट अवेयर दे आर डूइंग इट। फिर सामने वाला बोलता है गो हायर अ थेरेपिस्ट, गो हायर अ कोच। बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारी प्रॉब्लम तेरे दिमाग में है। बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आई हैव अ प्रॉब्लम, उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम होगी। यू हैव अ प्रॉब्लम, वो गेम है, ब्लेम गेम है ना। वी हैव अ प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू टॉक। सो यू कन्वर्ट द आई यू टू वी। तो जब ऐसे ही बात करते हो, यार वी हैव अ प्रॉब्लम, व्हाट, आई हैव प्रॉब्लम विद यू, एक ही लाइन में सामने वाले के पूरा इम्यून सिस्टम गिरा देते हो तुम। yes. उसको मन नहीं करता तुम्हारी बात सुनने का। वी नीड टू टॉक। तो उसके अंदर भी एक अजम्पशन है कि कुछ दिक्कत होगी उसको, जिसकी वजह से मेरे को ब्लेम करेगी। तुझे मैंने, जैसे तुम तू करना शुरू कर देते हो ना, सामने वाले का दिमाग ही बंद हो जाता है। exactly. यार हम दोनों ना एक चीज करना चाहते हैं, एंड ऑलवेज गो टुवर्ड्स द डायरेक्शन यू वांट टू गो। आई थिंक I want to have this kind of relationship. Right. ठीक है, instead of ये दिक्कत है हमारे relationship में। You see the difference? This is the pain point. तो डॉक्टर वाली अप्रोच होती है उनकी, ये पेन है इसको सॉल्व कर दो। और मेरी अप्रोच होती है विजनरी की, कि यार हम, मेरे को ना ये चाहिए हमारे रिलेशनशिप में, हम ना प्लेफुल हो, आई वांट टू प्ले विद यू। तो वहां से शुरुआत करोगे कॉन्वर्सेशन करने की, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ब्लेम गेम में फंसा देते हैं, सेल्फ राइचियस हो जाते हैं। हम दोनों, तुम नहीं, मैं नहीं, हम दोनों ही ये करते हैं। तो सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं नहीं तू ही है, नहीं करेगा वो। सही कह रही है यार, सही कह रही है। तो उसकी सॉल्यूशन क्या है? एंड यू कैन ऑलवेज फिगर आउट अ वे व्हिच वर्क्स फॉर यू। मी एंड माय वाइफ हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स। 4 साल से कि we also fall into these kind of patterns, but we know how to make each other laugh. And that is the biggest thing. That is where the friendship component comes. If you know how to make someone laugh. But awareness is the biggest thing. You need to be aware. Then you need to actually have knowledge कि करना क्या है. Then you actually need to execute it. Amazing. Like I think everything that you are saying, अब I feel कि अगर सब लोग इस चीज़ को implement करना start कर दे, then I don't think relationships are so complicated the way it should. They are not. Amazing. So another thing which I want to understand is marriage से related. जैसे married couples भी मैंने बहुत देखे हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, quality time spend नहीं करते. What I can see is कि like वो पूरे दिन best version अपना बाहर देते हैं, but जब भी घर आते हैं तो anger, frustration, फिर वही चीज़ें एक दूसरे के relationships में होती हैं. So what exactly can be done to deal with these kind of people? See, these kind of see the thing is, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि there is a concept called anchoring. अच्छा. जब भी तुम किसी के साथ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम कोई मूवी देखने गए एंड तुम्हें इतनी सही लगी वो मूवी, तो तुमने एक इतनी पॉजिटिविटी उस मूवी के साथ, इतनी एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म एंकर कर ली, एंड इफ यू सी द सेम एक्टर इन अ डिफरेंट मूवी यू विल गेट एक्साइटेड. तो ऐसे ही तो एक्टर फेमस क्यों बनता है वो? क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों के इमोशंस एंकर्ड है उसके साथ कि वो कुछ भी करता है लोग फॉलो करते हैं. अब वही एक्टर अगर मैगी की ऐड कर रहा हो तो वो मैदा भी खाएंगे. एग्जैक्टली. यस और नो? सो अल्टीमेटली क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे ही सेलिब्रिटी को पकड़ के लोग पान मसाला बेच रहे हैं. यस. तो बोल ये सेलिब्रिटी खा रहा है तो पान मसाला भी खाने चाहिए हमें. तो दैट इज कॉल्ड एंकरिंग. क्योंकि उसके एंकर, पॉजिटिविटी के एंकर को यूज करके तुम कुछ भी बेच रहे हो. नाउ द सेम थिंग हैपेंस इन अ रिलेशनशिप. इफ
the most of the time you spend with your partner is negative, तो उस इंसान का मूड चाहे जैसा भी हो, ऑफिस में चाहे परेशान ना भी हो, मस्ती हो, पर जैसे ही वो घर आता है, जैसे कदम रखता है, उसका फेस चेंज हो जाएगा, मूड ही खराब हो जाएगा, क्योंकि वाइफ की शक्ल देख के मूड खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कौन सा खुश है। एक्चुअल में क्या है कि वी आर ओनली सीइंग इट ओनली फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, कि लड़के का मूड खराब है इस वजह, नहीं, वो लड़की का वो तो मूड ही खराब है ना सुबह से, तो वो लड़की भी उसकी शक्ल देख के चिढ़ जाती है। So it is not a single-handed problem. That's why did I laugh? Because it is not उनको कैसे सही करें, इस relationship को कैसे सही करें, because that is the whole point people need to understand. तो उसके लिए one of the ways is needed to schedule high intensity time with that person. वो कैसे होगा, तुम्हें schedule करने पड़ेगा ऐसा टाइम, एक ऐसा लाइफ के अंदर उनके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा उनके साथ, ऐसा अपना लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा उनको कि वो आपके स्केड्यूल में हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑफिस जाता हूँ 5 दिन, सैटरडे संडे मेरा ऑफ है, अब सैटरडे संडे के अंदर मेरे वाइफ के साथ एक पॉजिटिव, enthusiastic, not just sexual, that can also be there, but other than that a romantic time schedule ही नहीं है, तो मैं उसके साथ पॉजिटिविटी क्रिएट कैसे करूंगा। So one way to do that is this. Second way is, कभी कभी पॉजिटिविटी नहीं कर पाते हो बिकॉज नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा बैगेज लेके बैठे हो तुम, then you need to schedule time before the wife even says. जैसे मैं और मेरी वाइफ के साथ क्या करता हूँ कि I don't let her reach to a point where she has a complaint for me. कभी कभी होती है, but I don't let her. I would once in a while spend clean time with her. Clean time का मतलब है no phones, nothing, no discussions of business or money. अच्छा। Clean time. And उसके अंदर ज्यादातर लड़कों का clean time क्या होता है, चुप रहो। कि तुम बोलोगे तो गड़बड़ है, तो तुम चुप रहो, उसकी बात सुनो, एंड तुम बस क्वेश्चंस पूछो, हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है, क्या इमोशंस आ रहे हैं, उसके पास बहुत टॉपिक्स है बात करने के लिए, तुम सुनने वाले बनो। यानी 15-20 मिनट का अगर तुम डेली या फिर कुछ घंटे का वीकली कर सकते हो, you will see automatically the whole tension starts dissolving. I'll give you an example. तो this is a personal example. अभी क्या है, मेरी मम्मी पापा, अभी क्या है ना, ये बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 5 साल पुरानी, 5-6 साल पुरानी बात है, जहाँ पे मेरे पापा ना घर पे ज़्यादा कम टाइम स्पेंड करने लग गए थे। ही वॉज रिटायर्ड बट ही वॉज नॉट स्पेंडिंग टाइम एट होम। उनको शायद लग रहा था कि मेरी मम्मी को ज़्यादा ही कंप्लेन कर रही है, या फिर हमारी बहुत डिमांड हो गई है उनके ऊपर एज अ किड्स ऑल्सो, पता नहीं क्या था। एंड ही स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड। एंड एक्चुअल में क्या करते थे वो, इन्होंने ना एक पार्क, जो पब्लिक पार्क है, उसके अंदर पेड़ उगाने लग गए थे, मतलब बेसिकली कम्युनिटी सर्विस करने लग गए थे वहां पे जाके। अब हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, ये चीटिंग केस चल रहा है, कुछ चल क्या रहा है, ये इतना घर पे क्यों नहीं टिकते, क्योंकि जॉब तो है नहीं। सो जैसे ही वो घर आते थे, कंप्लेन, आप तो घर ही नहीं आते, पहले तो घर पे रहते थे, अब घर ही नहीं आते, ये वो कहानी। एंड सिंस यू आर रिटायर्ड, सो रिटायरमेंट के बाद 2 साल जब तुम घर पे रहे, तो ये एक एक्सपेक्टेशन होगी कि घर पे ही रहते हैं। अब एकदम से जाने लग गए, तो पहले भी जॉब के लिए जाते थे, बट अब तो कॉन्शियसली जाने लग गए ना, तो दिक्कत होने लगी सबको। तो उस टाइम पे आई वाज लर्निंग अबाउट मेन साइकोलॉजी। तो मैंने उस टाइम पे ना एक कोर्स बना रहा था मैं। अच्छा। जस्ट एक्सप्लेन्स मैन्स ब्रेन। क्योंकि आई ऑलरेडी हैड अ कोर्स जस्ट एक्सप्लेन वुमेन्स ब्रेन। लड़कियों का दिमाग तो मैं समझ गया था, और ऐसे इन द सेंस आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लड़कों का दिमाग समझने के लिए मेरे को कभी भी मोटिवेशन नहीं थी। तो मेरे को क्यों समझना था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी गर्ल स्टूडेंट्स होती थी, तो वो मेरे को पुश करते थे, हमें लड़के समझाओ। तो मैं जब समझता था, तो मैं कहा यार घर पे अप्लाई करते हैं पूरी साइकोलॉजी। तो एक बार मेरे को भी शक था, मेरे को भी डाउट था, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सच में वहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ना इवेंट, मैं स्कूटी लेके चला गया, और दोपहर को 3 बजे अब मैं जाके देखा कि वो कोई प्लांट पे कुछ, मतलब
कुछ कर रहे हैं, कुछ बातें माली से बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. एंड आई वेंट देयर जस्ट टू अप्रिशिएट हिम फॉर वॉट एवर ही इज डूइंग, जो मेरे को समझ आए चाहे ना आए, जस्ट टू मेक हिम फील इम्पोर्टेंट, जो उनको घर पे नहीं फील होता, मम्मी नहीं फील करवा रही. तो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई एम लाइक, आपको क्या कर रहे हो, वाओ प्लांट, कौन सा प्लांट लगाया, कौन सा लगाया. थोड़ा देर के बाद ही स्टार्टेड पूरा राउंड लगाना, और देन आई केम टू नो ही प्लांटेड 70 प्लांट्स देयर. Oh my God. Okay. पूरे पार्क ही भर दिया था उन्होंने. ये लगाया, पापा ये कौन सा पेड़ है, उनको नॉलेज थी. ये कौन सा है, पापा यार आइसक्रीम खाने का मन है यार, आइसक्रीम खिला दो आज. मेरे को पैसों की जरूरत थोड़ी है, मैं इन्फोसिस में था, काम वाम करता हूँ, तो मेरे को इतनी, पापा आप खिलाओ आइसक्रीम. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सो इन्वॉल्वड एंड मेकिंग हिम फील सो इम्पोर्टेंट. हाँ, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है. एक्चुअल में मम्मी को भी ले गया था, मैं मम्मी को भी ले गया था अपने, और मम्मी को बोला था आप चुप रहो. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड आप बस रिलैक्स रहो, आपको अप्रिशिएट नहीं करना है मत करने दो. तो मैं गया, एंड माय फादर वाज लाइक लिटिल बेबी, ओ मेरी फैमिली आई है, मेरे को इंपॉर्टेंस दे रही है, ये वो. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी 1-2 बार किया हमने. फिर अगले दिन फिर गया मैं अकेला. एंड जब तीसरी बार आए, मैंने बोला मम्मी जब पापा घर आएंगे ना, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, शक्ल सुधार लो एंड खुश रखो उनको. तो वो खुश रहे. फिर जैसे ही नेक्स्ट संडे आया, अब वो तो 7 डेज बाहर जाते थे, तो जॉब में बंदा सैटरडे संडे तो घर पे बैठा था, वो 7 डेज बाहर. जब संडे आया तो मैंने बोला पापा आज भी जाना आपको, नहीं यार बेटा आज मन नहीं कर रहा. और फिर ऐसे धीरे धीरे उनका बाहर जाना कम हो गया, एंड वो घर पे एंजॉय करना शुरू कर दिए. हमें लगा कि इंसान को आदत होगी जॉब पे जाने की, बट क्यों, काम करने के लिए जा जरूरी नहीं है. बट मेन थिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज आपको घर पे अच्छा नहीं लग रहा, आपके घर पे नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा है. एंड देन ही स्टार्टेड एंजॉयिंग एट होम, एंड ही स्टार्टेड बीइंग देयर एज अ नॉर्मल पर्सन व्हिच ही वाज. एंड वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ मैन साइकोलॉजी कि दे नीड सो मच वैलिडेशन, दे नीड सो मच इम्पोर्टेंस. एंड अगर वो किसी की लाइफ में नीडेड नहीं है, they will go to some place where they are needed. Amazing. मतलब वो importance for a man is very important. Great. Importance and being needed. Okay. So if the wife says, I don't need you, I can do everything on my own, fine, I'll go to the girl who needs me. And people think, oh, it's such a wrong. No, this is how men's psychology is. If you don't make him feel needed for anything. But उसका एक opposite भी होता है. No, I have so many complaints, I need all these things, he doesn't do it. ना complaining से चलेगा, ना एक I am 100% independence attitude से चलेगा. It is a combination of meeting both of your needs. She has needs, he has needs. If you can meet each other's needs, only then you can be devoted to each other. Otherwise, you just have a 50-50 transactional relationship. Super. Like this was a bulwan moment because everybody like Instagram पे भी सब लोग ऐसे woman psychology बताते हैं, but I think this is the first time I understood about a man. Great. So now the next thing which I want to understand is एक जो मैंने बहुत सारे cases देखे ऐसे कि sometimes a partner, specifically I'm talking about man over here, he's coming to the girl, he's coming for just physical things या फिर सिर्फ जब उसको financial requirement होती है, and बाकी के time he's just making the other person feel कि I don't need you. So what is the psychology over here? Is it using कि वो use कर रहा है या फिर exactly क्या? Because sometimes the girl over these situations she gets confused कि वो प्यार करता भी है या नहीं. Definitely there is an element of using. There also is an element of that he might not be that fully into her. He's just keeping her as a piggy bank. ATM. Emotional as well as financial. कभी कभी लड़के फाइनेंशियली भी करते हैं, कभी कभी इमोशनली भी करते हैं. आई हैव आल्सो सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे लड़के लड़कियों को यूज करने लग गए हैं आप एटीएम की तरह. अब वो लड़कियां पैसे कहाँ से लेके आती है? इमोशंस में वो कहीं से भी ले आएगी, चोरी भी करना शुरू कर देगी घर से कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मांगा, उसको जरूरत होगी उसके बिजनेस के लिए, और वो उस मनी से सुट्टा पी रहा है, दारू पी रहा है, बाकी लड़कियों को घुमा रहा है. तो दैट इज द होल प्रॉब्लम. तो ये कोई रिलेशनशिप है ही नहीं.
See, once in a while, if your partner needs help, that's okay. That's a different matter. But if it's a continuous process, that means they don't really love you. They're just using you. And they are a gold digger. Yeah, in case में the man is a gold digger. So this is also one of the red flags which we were talking about before, where you just need to take a stand for yourself and say no. नहीं देना मेरे को. You need to start saying that to your own, husbands and wives also at some point. कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा ATM नहीं हूँ. हाँ, until unless तुम्हें पता है कि वो wife is homemaker, children संभाल रही है. That is also a big task. Because that is actually the biggest task. Yes, exactly. So you need to, then that's a different matter. But when both the people are earning money, then every single time you want Louis Vuitton bag, only husband has to pay. No, you need to start spending your own money there for all these premium level stuff, and जो basic stuff I'll take care of it. Sometimes you need to say no to the partner also. ये तो बहुत आगे की बात कर रहा हूँ मैं, but ये तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि she's just letting him to use me in an expectation that he might actually marry me someday. But वो शादी करता ही नहीं उससे. अब वो शादी के बाद भी यूज करता है. शादी के बाद भी वो इमोशनली लगी रहती है. ऐसी टाइप की लड़कियों को तो कोच करती है मेरी वाइफ. अब यहाँ पे कोचिंग की जरूरत किसको है? लोगों को लगेगा लड़के को. बट वो तो सुनना ही नहीं चाहता ना. उसकी लाइफ में कमी किस बात की है? कुछ नहीं, पेटीएम मिल गया. बट मेन कोचिंग किसकी जरूरत है? लड़की की. She is not taking a stand for herself. She is not having self respect. She is not having, जहाँ पे self respect की जरूरत है वहाँ पे है ही नहीं. Thinking कि oh he needs me, I need to be there for him. No, he doesn't need you. He's using you. There's a difference between both. And वो कैसे पता चलता है? वो repetitiveness से पता चलता है कि तुम कितना repetitive हो. तो कोई भी तुम्हें ATM की तरह यूज करता है, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, सिंपली जस्ट स्टॉप दैट नॉनसेंस. नहीं, तुम्हें मुझे गिफ्ट लेके देना पड़ेगा. सी द थिंग इज कि अगर किसी की नीड या फिर लव लैंग्वेज गिफ्ट की है, तो तुम छोटे मोटे गिफ्ट अपनी तरफ से अगर ले दोगे, दे विल हैप्पी. प्रॉब्लम इज कि if their need is gifts and they keep giving you and making small gifts and gestures for you, then they can expect कि you're not doing it. उनकी नीड है गिफ्ट्स की, वो नहीं देती या वो कुछ नहीं करती तुम्हारे लिए, वो सिर्फ एक्सपेक्ट करती है, तो फिर समझ जाओ कि वो भी गोल्ड डिगर है. सो यहाँ पे तुम्हें बहुत समझना पड़ेगा कि यार कौन तुम्हारे को जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तुम्हारे अंदर एंड कौन तुम्हें यूज कर रहा है. डोंट लेट एनीबडी टू यूज यू. True, because I think this was a very important question to ask, because I've seen so many people who have suffered from this. So I'm sure कि बहुत सारे लोगों को इस आंसर से बहुत हेल्प हुई होगी. The next thing which I want to understand is breakup phase. Like breakup के बाद लोगों का दिल एकदम से इतना टूट जाता है that especially the one who was very much invested into the other one, so they stop going ahead into love life, they stop believing in love, और maybe वो अपने आप को बहुत सारे लोग हेट करने लग जाते हैं, अपने आप को अगली समझने लगते हैं if cheating and all happens. So is there any steps that you can tell for anybody over here who is going through a breakup phase so that they can come out of it? See, इसके steps, I have a 4-step thing. But जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, people think इतने logical थोड़ी होते तो जो breakup होता है. But at least you have something better than you're just going here and there. Yes. So the first thing is always relieve yourself out of some level of tension. वो कैसे होता है कि उसी पार्टनर से have one last conversation. Have one last conversation where you just let go everything. You get whatever nonsense closure you want, but let go everything. Hey, I want to have one last conversation with you. Don't just break up and उसके बाद boom. Just request them, and don't even. The problem is they would love to talk to you, but they don't want to talk to you if you say, I want to be in this relationship again. No, once the breakup happens, game over. But have one last conversation with them. I want to discuss everything, and I'll promise you, I will not convince you to be in a relationship with thee. I'll not cry, I'll not do anything. No drama.
but I want to have a very serious conversation. Because if tomorrow I move on, I don't want to make the same mistakes, and probably you might be making some mistakes and you will also get that. So it is something we both deserve to give each other. So that is one part of it. Then after that, चाहे वो कितना भी मैसी हो कुछ हो, बट उसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट पे लाके मैं जाने दूंगा. जब तुम एक बार किसी को छोड़ देते हो, देन यू नेवर गो बैक टू इट. नेवर थिंक कि दे विल बिकम योर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. Exactly. The best thing is now next you start talking to your friends one by one and tell them the story. Start relieving that tension. Many people keep everything inside them. तो वो किसी से बात नहीं करते. उनको लगता है सब जज करेंगे. कोई कि तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम ही करते हो बस सबको. Yes. किसी और की ब्रेकअप स्टोरी सुन के तो सबको मजे आते हैं. जज कोई नहीं कर रहा होता, बल्कि उनकी भी कोई पेन होती है जो रिलीव हो जाती है. तो तुम दूसरों एक दूसरे को हील कर रहे होते हो. So have a healing conversation with a good friend of yours. In my personal case, I have been heartbroken many times. So I would have 2-3 friends and मैं सबको कहानी पेल केल पे पकड़ के कहानी सुनाता था मैं उनको. ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा फील हो रहा है ये वो. And my friends were really great. They still are my friends. बचपन के ही दोस्त थे सारे. And अभी भी मेरे दोस्त हैं. तो उनको सब पता है मेरे बारे में और मेरे को सब पता है उनके बारे में. तो हम डीप से डीप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं जो पार्टनर्स को भी नहीं पता होता कभी-कभी. So that is one. Second thing, यहाँ पे कौन लोग फंस जाते हैं जिनके दोस्त ही नहीं होते. इनको सबसे ज्यादा पेन क्यों होता है? क्योंकि इनकी पूरी दुनिया ही इनका पार्टनर था. वो ऑर्बिट के ही सेंटर थे वो. तो इसी वजह से इनको ज्यादा दर्द होता है. ये पागल हो जाते हैं. तो हैविंग फ्रेंड्स इन योर लाइफ, बचपन के हो चाहे अभी बनाए हो, ये गलतफहमी में मत रहो कि बचपन के दोस्त ही सबसे बढ़िया होते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. Exactly. 2 साल पुराना जो बहुत बढ़िया दोस्त बना है तो वही बन जाएगा. जितना डीप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो तुम किसी के साथ, वो अच्छा दोस्त है. एंड टाइम के साथ बढ़िया हो जाता है अपने आप ही. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यू नो पीपल लाइक कार्तिक, सुधीर जी एंड ऑल. वो तो अभी बने ना 2 साल पहले, लेकिन बहुत बढ़िया दोस्त है. आई कैन हैव एनी लेवल ऑफ कन्वर्सेशन विद देम. कभी-कभी तो मैं ऐसी चीजें उनके साथ बात कर सकता हूं जो मैं बचपन के दोस्तों के साथ नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. हर टाइप का होता है. वो दोस्त होने चाहिए तुम्हारे पास. देन थर्ड इज यू नीड टू सेल्फ रिस्पेक्ट. Pen paper लो and see things as it is. Don't make it worst in your mind. Don't make it better. Don't try to go into positive thinking. क्या हुआ? मैं यहाँ पे था, फिर ये बंदी थी, फिर मैंने उसको पटाया या उसने मेरे को पटाया, फिर हम रिलेशनशिप में आ गए. रिलेशनशिप एज इट इज अच्छा था कि बुरा था? अच्छा था. बुरे फेजेस थे, बहुत सारी चीजें हुई, शायद मैंने चीजें इग्नोर कर दी, उसकी तरफ से भी हुई. लोग क्या करते हैं, वन साइडेड गेम खेल लेते हैं कि या तो सारी मेरी ही गलती है या तो सारी उसकी गलती है. बट ऐसा होता नहीं है. ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है. तो तुम दोनों की ही गलती थी. वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं बट तुम दोनों की गलती थी. तो पेन पेपर लेके बैठ जाते हो, एज इट इज क्या था, ये थी, हम दोनों की गलती थी, शायद मेरी ये गलती थी, शायद उसकी गलती थी. देन राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गुड इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वर बैड इन दिस रिलेशनशिप. What did you learn from this relationship? What will you not tolerate in your next relationship? और ये जब 4 क्वेश्चंस को तुम बहुत डिटेल में पेज आफ्टर पेज आंसर करते हो तो योर ब्रेन स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग. अभी तक ब्रेन ही बंद होता है क्योंकि तो इमोशन से काम कर रहे हो ना. पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है. वो मेरे सामने एज इट इज चीजें आ गई हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, हाउ कैन आई सी इट बेटर देन इट इज. हाउ कैन आई सी इट बेटर देन इट इज. मतलब कि ब्रेकअप हुआ, पेनफुल था, अच्छा रिलेशनशिप था, मैं नहीं चाहता था हो जाए, बट ये हो चुका है. नाउ ये जो सिचुएशन के अंदर हूं मैं, मेरे लिए ये सिचुएशन क्यों अच्छी है? पहले दिमाग में आंसर ही नहीं आएगा. अच्छी नहीं है तो बुरी बुरी है. but जब तुम बहुत ज्यादा सर्टिनिटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर आएगा. शायद अच्छी इस वजह से है क्योंकि मे बी आई एम वन स्टेप क्लोजर टू माई ट्रू सोलमेट. शायद अच्छी इस वजह से है क्योंकि दिस विल हेल्प मी ग्रो. उस रिलेशनशिप में मैं बहुत स्टैग्नेंट हो गया था या हो गई थी और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर गया था, जिसकी वजह से अगर ये झटका मेरे को ना मिलता तो मैं कभी सुधरता ही ना. या शायद मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में था, नोन डेविल वाज बेटर देन अननोन एंजल फॉर मी, बिकॉज ऑफ विच आई वाज नॉट लिविंग इट.
अपने आप ही टूट गया, अच्छा हुआ, या फिर आई एक्चुअली डिजर्व समथिंग बेटर, या फिर मे बी आई एम नॉट इवन रियली आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, तो शायद मेरे को अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा काम करना है, जिसकी वजह से द टाइप ऑफ पर्सन एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप आई अट्रैक्ट इज गोइंग टू बी सो मच बेटर. Is it going to make you feel best? No, it's going to make you feel a little better. It's not positive thinking, it is literally seeing things better than it is. But for that you need to know what is. Then next step is you need to eliminate. You need to start looking at the pictures you had, cry as much as you want, thank every moment you have spent. Is that moment created by the partner? It is the moment you shared. Many people think मेरी लाइफ में खुशी क्रिएट उसने की है. No, it is because of their presence. ये मोमेंट ऐसा था. बट उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही होता. Yes or no? कोई भी गर्लफ्रेंड होती, चेहरा चेंज कर तो वही होता. So ultimately क्रिएट उन्होंने नहीं किया मेरी लाइफ में, बट आई स्टिल थैंक कि मेरी लाइफ में एटलीस्ट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है. कीप थैंकिंग एंड कीप डिलीटिंग दोस पिक्चर्स. गूगल ड्राइव से भी हर जगह से नंबर डिलीट कर दो, मैसेजेस मत रखो, क्योंकि वो वापस आएगा किसी दिन तो वो बोलेगा तुमने मैसेजेस कैसे डिलीट कर दिए मेरे. गधे. अगर आ भी गया वापस and you decide to be in a relationship with them again, then you create your new memories. But पुरानी तो बेटा चली गई और कर breakup. So the moment you become like that, you eliminate everything which reminds of them. The only thing which might remind of them in your mind is your mind. That can do, because वो memories हैं. But कोई physical environment में कोई trigger, कोई Instagram नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जगह से उड़ा दो. ठीक है. And the last stage, that is the fifth stage, is the stage of, 4 stages ये थे, but then the fifth stage is which comes after at least 6 months, 3 to 6 months. छोटा relationship था तो 3 महीने में move on हो जाओगे. बहुत बड़ा relationship था तो 6 महीने 1 साल लग सकता है. But take time off. Don't go into next date. Just as a rebound, ताकि rebound में आ जाऊं तो मेरे को एकदम से याद नहीं आएगी और मैं चेंज, ऐसा होता नहीं है. एंड तुम गलत रिलेशनशिप में फंस जाओगे और तुम सामने वाले को और यूज कर रहे हो, तो जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम दूसरों के साथ करने लग गए हो, तुम्हें रियलाइज ही नहीं होता. तो इस ट्रायंगल से बचने से अच्छा इससे बच के रहो एंड move on to the next after taking some time to love yourself, taking some time to understand the mistakes you have made and working on them. And the best way is to don't deal with it alone. Hire a coach, hire a mentor, talk to them. They will tell you, guide you properly and professionally. So true. Like it was such a beautiful answer, because I think लोग इतने mature नहीं deal करते हैं, like maturely deal नहीं करते हैं, वो अपने emotions में इतना खो जाते हैं that they are always playing that victim game. And if we follow the 5-step process that you said, it will really help a lot. So my last question to you is कि any last message that you have for the audience over here? I always say this, that relationship is almost like, do you play guitar? नहीं. So if you don't play guitar, I give you the best guitar. And there is Justin Bieber, I give the worst guitar. He'll still beat you in a competition. Yes. So why this happens is nothing to do with the guitar. It is the guitarist which is dependent on कि वो बजाता कैसे है, वो ट्यून निकलती कैसे है. अभी पॉडकास्ट में आने से पहले I was playing piano. अच्छा. आंखें बंद करके. Okay. मेरी वाइफ कहती है कैसे बजा लेते हो क्या? Because it's not the piano. मैं बजा रहा हूँ, इस वजह से मैं बजा लेता हूँ क्योंकि मैं 2 सेकंड स्टैंडर्ड से बजा रहा हूँ. Okay. So relationship is also like that. Marriage is like a guitar. Do you know how to play it? People are busy finding their soulmate. So people are busy finding the best guitar in the world. Yes. तुम्हें चलाना आता है? अगर तुम्हें चलाना सीख गए तो तुम एक एवरेज रिलेशनशिप को सोलमेट में कन्वर्ट कर दोगे. अगर तुम्हें नहीं चलाना तो सोलमेट भगवान ने अगर हेवन से भी लाके दे दी, उसको भी बर्बाद कर दोगे तुम अर्थ पे. True. Amazing. That was such a powerful message. So if anybody wants to connect with you, they what's the next step?
they can connect with me on Instagram, just hmm. explains, just मेरा Okay. नाम है, explains मेरा काम है. हाँ. तो Amazing. वहाँ पे connect कर सकते. So everyone, the next steps for all of you are make sure that you follow Jazz Explains on Instagram. All the links are there in the description below. Secondly, I'll also be putting the link of his workshop. Make sure that you go ahead and you register for it, because trust me, whatever he shared today, it's something that really needs the next level of understanding, next level of psychology, and next level of emotional maturity to go ahead and deal with these things in a very healthy way. So just make sure that you go ahead and take all the next steps that I mentioned right now. And the last step, make sure that you also let us know your thoughts in the comments below. What exactly did you learn? And last message from my side would be, always, if you have watched this 1 hour podcast and if you couldn't take any action over it, it's not going to help you in any way. So just make sure that at the end you take one action step and you go ahead and you do something about it. So thank you so much everyone, and thank you so much Jaz sir for Thank you being so here. much. Thank you so much for Thank inviting me. you. Bye.